दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम पॉलिटी का सेशन देखेंगे और पॉलिटी में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा आपका नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपकी इसमें बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। नागरिकता से संबंधित सारे में संवैधानिक प्रावधान और इस पर जो संशोधन हमारे संसद ने कर रखे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक, इसके बाद शायद कल से जो है उत्तराखंड की क्लास, मतलब आने वाले कल से उत्तराखंड की क्लास चलेगी और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो अब संडे को हमारा क्विज का टाइम होगा वो हम मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो टाइम होगा वो 7 से 8 बजे का होगा, क्योंकि आप लोग देखिए बहुत से लोग क्या है गांव वाले इलाके से बिलोंग करते हैं। मतलब अब आप खुद ही सोचिए, पहाड़ी इलाकों में यानी गाँव वाले इलाकों में 7 बजना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 8:30 तो फिर बहुत दूर की बात है, जबकि अब दिन जो है धीरे धीरे क्या होते हैं छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो रही हैं, तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एक दिन कोशिश करना कि सिर्फ संडे के दिन आप लोग क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। ठीक है, इससे आप लोगों का ही क्या होगा, फ़ायदा होगा। और इससे जो संबंधित टॉपिक है मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, आप कम्युनिटी टैब में जाकर देखना, फिर भी लिख लेना जिसने नहीं लिखे हैं। ठीक है, चंद राजवंश से फिर से इस पर क्विज रहेगा एक, दूसरा आपका कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश पे इसमें क्विज रहेगा। मतलब उत्तराखंड से 2 टॉपिक हैं, एक चंद राजवंश से है, दूसरा कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश से। ठीक है, ज्योग्राफी से मैंने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रखा है आपको। अफ्रीका महाद्वीप का जो प्राकृतिक वो दो वीडियोज़ में आ चुका है, आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ साथ ही ज्वार भाटा, ठीक, और इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, क्या देखोगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, ये आपका किसी टॉपिक होगा, जियोग्राफी का हो गया। ठीक, हिंदी से जो टॉपिक मैंने दे रखा है वो आपका टॉपिक है वाक्य। क्या है, वाक्य हिंदी से टॉपिक है। और जो आपका पॉलिटिकल से टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस से, वो है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होगा, टॉपिक रहेगा अब जो आने वाले संडे का क्विज है। ठीक है, और सोर्स वही है, परीक्षावाणी आप देख लेना। इसके साथ साथ जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग उसको देख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, नागरिकता, आखिर ये नागरिकता होती क्या है। ठीक है, नागरिकता हमने देखना है। देखिए किसी भी देश में अलग अलग टाइप के आपको लोग दिखेंगे, यानी बहुत से टाइप के क्या दिखते हैं, लोग दिखते हैं। हमारे ही देश में देखिए कुछ लोग इसी देश के हैं, कुछ लोग बाहर से आ रखे हैं, यानी दूसरे देश से घूमने वगैरह आते हैं। तो क्या मतलब लोगों में डिफरेंस है, कैसे आप इसको सेपरेट करेंगे, उसी चीज़ को हम नागरिकता से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, नागरिकता एक प्रकार के मतलब किसी देश के लोगों की उस देश के प्रति क्या किस चीज़ को दिखाता है, निष्ठा को दिखाता है, उस देश के प्रति कर्तव्य को दिखाता है। साथ ही साथ वो देश अपने जो लोग होते हैं उनको कुछ अधिकार देता है, यानी कुछ राइट देता है जो वो अन्य देश के लोगों को नहीं देगा। ठीक है, ध्यान से समझना, नागरिकता का सीधा सीधा मतलब है वो देश अपने लोगों को कोई ना कोई विशेष प्रकार के अधिकार देगा और वो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होंगे जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो अधिकार हैं ये कौन से अधिकार हो सकते हैं, या तो राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं या कुछ अन्य कानूनी वगैरह अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, अन्य को या कानूनी अधिकार जो भी कहते हैं। ठीक है, तो नागरिकता का मतलब है उस देश के द्वारा अपने लोगों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार तथा उन लोगों के द्वारा अपने देश के प्रति जो निष्ठा है, जो उस देश के प्रति प्रेम है, जो उस देश के प्रति उसके कर्तव्य हैं, उनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और वही लोग क्या कहलाएंगे, उस देश के प्रॉपर तरीके से नागरिक कहलाएंगे। राजनीतिक अधिकार का क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो उस देश का नागरिक है वो क्या कर सकता है, जैसे संसद है, संसद के चुनाव में भागीदारी कर सकता है, संसद का चुनाव लड़ सकता है, साथ ही साथ संसद के चुनाव में मतदान कर सकता है। ठीक है, जो राज्य होते हैं यानी स्टेट होते हैं, वहाँ पे जो राज्य विधानसभाएं या विधानमंडल होते हैं, क्या विधानसभाएं, ये सब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको। ठीक है, विधानसभाएं या विधानमंडल जो होते हैं यहाँ के वो चुनाव लड़ सकता है और यहाँ वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, यानी वोट देने का उसको अधिकार होगा। ठीक है, इस प्रकार के राजनीतिक अधिकार जो कि विदेशी
विदेशी व्यक्ति को नहीं होगा। अब पता लगा कोई अमेरिका से घूमने आया, ताजमहल देखने आया, आप उसको कहोगे संसद का चुनाव लड़ ले भाई, आप यहाँ जो है उत्तराखंड में इलेक्शन हो रहे हैं, आजा भाई वोट दे ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो अधिकार होंगे ये सिर्फ आपके राजनीतिक अधिकार जो होंगे आपके देश के व्यक्तियों को होंगे जो यहाँ के नागरिक होंगे। ठीक है, जैसे वोटर आईडी होती है वो एक प्रमाण है, एक सर्टिफिकेट है आपके कि आप इस देश के नागरिक हैं। आधार कार्ड है आपके पास, एक प्रमाण है कि आप इस देश के नागरिक हैं। ये सबके लिए नहीं होते, ये आपके देश के व्यक्ति के लिए होंगे और ये डिसाइड करेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, अन्य अधिकार क्या हो सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो इस देश का नागरिक होगा वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, विदेश का व्यक्ति नहीं बनेगा जो इस देश का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीश बन सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्या बन सकते हैं? न्यायाधीश बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये और पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कैग हो गया या महान्यायवादी हो गया। कैग मतलब कैग हो गया। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा जो कैग है, सीएजी वगैरह क्या होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी, ठीक है, इत्यादि यानी आदि। यानी ये जो होते हैं ये सिर्फ अधिकार जो नागरिक अधिकार हैं यानी सिविल अधिकार या कानूनी अधिकार या इस प्रकार के सिर्फ आपके देश के नागरिकों को मिलते हैं, अन्य को नहीं मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप अमेरिका से या ब्रिटेन से कोई व्यक्ति आया यहाँ राष्ट्रपति चुनाव लड़ता हूँ कहेगा या कहेगा मैं इस देश का न्यायाधीश बनता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त हैं? नागरिक होगा जो इस देश का उसे प्राप्त होंगे। ठीक है, ये तो था एक इंट्रोडक्शन जो कि आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आज की क्लास पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको इससे बहुत अच्छी आपकी समझ हो जाएगी डेवलप, साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, जब मैंने आपको नागरिकता पढ़ाई तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे यानी आपके देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे और अन्य जो अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। क्या लिखेंगे? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ऐसे लिखिए, केवल भारतीय को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ये विदेश के व्यक्ति को नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपका, कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं, यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अन्य को नहीं। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसमें आप सीधे लिख लीजिए, अभी अनुच्छेद 15 में आपको पढ़ाऊंगा जब इसका समय आएगा, और अभी सिर्फ आपने लिखना है, मैं एक बेसिक हिंट दे दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 लिख लीजिए, अनुच्छेद 16 लिख लीजिए, अनुच्छेद 19 लिख लीजिए, अनुच्छेद 29 लिख लीजिए, अनुच्छेद 30 लिख लीजिए। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो प्रावधान हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, विदेश के किसी व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ऐसा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि जो लोक नियोजन होंगे यानी जो सरकारी सेवाएं होंगी या जो गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी हो सकता है उसमें अवसरों की समानता मिलेगी और किसी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान या वंश के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो अनुच्छेद 16 में कहा गया। आप चाहें तो इसके नीचे हल्का हल्का लिख लीजिए, जब इसका समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 15 में क्या कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान वगैरह के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि अवसरों की समानता होगी यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, यानी जो सरकारी सेवाएं होती है और उसमें किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पे विभेद नहीं करेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इधर उधर आवागमन की स्वतंत्रता है। इस टाइप की जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो सिर्फ किसको है, मेनली भारतीयों को है। ठीक है, अब आपको जब इसका समय आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इतना ही लिखिए। ठीक है, और अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, सम्मिलित रूप से उसकी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अल्पसंख्यक वगैरह के लोग हैं उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा के संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 को सम्मिलित करके किया गया है। ये अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, ऐसे अनुच्छेद जो भारतीयों के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी सबको प्राप्त हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ भारतीयों को है। अब देखिए आर्टिकल 14 और यहाँ से क्या होगा, सीधे 17,
यहाँ से क्या आएगा 20, 21 से 25 तक, ठीक है। ये जो भी है मतलब 21 से सीधे आप 28 कर लीजिए, बीच में जितने भी आते हैं, ठीक है, और बाकी आगे को, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सबको प्राप्त हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, ये नहीं कि अगर कोई पाकिस्तान से आया है और आप उसको हाथ मतलब छोड़ दो यानी उसको मार दो, तो आप ऐसा काम करोगे कि मतलब हम नागरिक हैं, आप नहीं हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा करोगे तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं, कानून आपको पीछे आ जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते कि विदेश से आए हैं इसके साथ छुआछूत वाला बर्ताव करो, या अपराध से दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया, या अनुच्छेद 21 में जो बातें कही गई हैं मतलब जो जीने का जो स्वतंत्रता वगैरह दे रखी है, आपको इतना नहीं, ये आप सिर्फ इतना लिख लीजिए अभी कि ये वाले जो आर्टिकल हैं ये सबको मिलते हैं। आपको मेनली याद रखना केवल भारतीयों को मिलने वाले अनुच्छेद, ठीक है। जो अधिकार हैं ये तो नागरिकता है, ये आपके समझ आ जाएगा। यहाँ पैनिक मत लेना, ये मूल अधिकार हमारा अगला सेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब देखिए, ये तो चीज़ें आपको मैंने बताई कि क्या थी, ठीक है। अब हम मेन आते हैं नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों पे, ठीक है। संवैधानिक उपबंध क्या होते हैं उस पे आइए, ठीक। संवैधानिक, एक मिनट, हाँ, संवैधानिक उपबंध, ठीक है। संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध क्या है, ठीक। ये जो संवैधानिक उपबंध मैंने लिखे हैं ये उस समय के हैं जब संविधान लागू हो रहा था, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय जो प्रावधान किए गए थे उस समय के हैं, ठीक है। यानी देखो संविधान बन रहा था, नागरिकता के लिए क्या क्या कानून बनाने थे, क्या क्या करना था, वो सब संविधान सभा ने सोचा कि बाद में संसद कर लेगी। उस टाइम जो देश के हालात थे, विभाजन हुआ था, कौन भारत में रहेगा, कोई पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान से भारत में आ गया तो उसको नागरिकता कैसे दें, या जो ब्रिटिश लोग भारत में ही रहना चाहते क्योंकि देश तो आज़ाद होता, क्या वो भारत के होंगे या नागरिक या नहीं होंगे, इन सब का प्रावधान संवैधानिक उपबंध में किया गया, ठीक है। और कब किया गया, जब संविधान लागू हो रहा था, मतलब ये जो संविधान में प्रावधान है ये उस समय के हैं जिन दिनों संविधान लागू हो रहा था। ये फ्यूचर के नहीं थे कि आज से 10 साल 25 साल 30 साल बाद क्या होगा, उस समय के प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक उपबंध, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। पहली चीज, जब मैंने पेपर दिया था मेरा ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया है, आपको पता होना चाहिए भाग 2। भाग पहले में क्या था याद कीजिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने पढ़ा था। और भाग 2 शुरू होता है अनुच्छेद 5 से, आर्टिकल 5 से, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। ये जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है ये भाग 2 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, भाग 2। और इस भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपका उत्तर तुरंत क्या आना चाहिए, भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन से, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो प्रावधान किए गए हैं वो किस चीज़ के किए गए हैं, नागरिकता को लेके किए गए हैं, ठीक है। आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए ये संवैधानिक उपबंध जो हैं ये कब के हैं, मैं कह रहा हूँ जिन दिनों संविधान लागू हो रहा था, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं, 5 से 11 तक क्या है। मैं आपको ये बता दूंगा कौन सा आर्टिकल आपके दिमाग में रहना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक दो चीज़ें मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, आप यहीं पे नोट कर लीजिए। भारत में एक हरी नागरिकता है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, ठीक है। या एकल लिखा आएगा या एक हरी आएगा, ठीक है, एक हरी नागरिकता। अब इसका क्या मतलब होगा, एकल नागरिकता या एक हरी नागरिकता का मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब है आप सिर्फ भारतीय हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। आप नागरिक हैं, एकल नागरिकता है आपके अंदर, वो है आप भारतीय, ठीक। आप उत्तराखंड के निवासी हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, आप हरियाणा के निवासी हो सकते हैं, वो सब आपका निवासी है, यानी डोमिसाइल कहाँ का है आपका, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, आप नागरिक हैं तो सिर्फ एक हैं, वो है आप भारतीय। यानी भारत में नागरिकता का प्रकार क्या है, एकल या एक हरी। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है,
ब्रिटेन से। ठीक है, अगर ये आपसे पूछते हैं भारत में एक हरी या एकल प्रकार की नागरिकता जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है, आप मतलब किस देश से प्रभावित है, आप क्या कहोगे, ब्रिटेन से। ठीक, अब एकली या एक हरी या एकल नागरिकता जो है इसमें एक दोहरी नागरिकता भी होती है, दो प्रकार की नागरिकता होती है, वो देखने को मिलती है अमेरिका में। ठीक है, कभी आपसे ये पूछता है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या दिखने को मिलता है, तो आप उसका आंसर एक अमेरिका दे सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अमेरिका में जो नागरिक होंगे वो दो प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, अमेरिका जो है उसमें लगभग 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों का एक संघ है। ठीक है, वहाँ लोग क्या होते हैं, राज्यों के भी नागरिक होते हैं। कोई कहेगा मैं वाशिंगटन डीसी का नागरिक हूँ, साथ साथ ही कहेगा मैं अमेरिका नागरिक हूँ। ठीक, अब देखिए हर राज्य के अलग अलग नागरिक होंगे तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ के हिसाब से उनको क्या दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि भारत में सिर्फ एक हरी नागरिकता है, वो है आप भारतीय। ठीक है, ये फैक्टर नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब भारत में संवैधानिक उपबंध क्या है, सबसे पहला आता है आर्टिकल 5। ठीक है, अनुच्छेद 5। जब संविधान प्रारंभ हो रहा था, क्या होता है, जब संविधान प्रारंभ होता है, जब संविधान लागू हुआ था, कब होता है, 26 जनवरी 1950। इस टाइम कौन भारत का नागरिक होता है, इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 5। ठीक है, यानी जब संविधान लागू हो रहा था उस टाइम ये कहता है कि 3 पॉइंट बताता है और ये कहता है इनमें से कोई भी अगर आप शर्त पूरी करते हैं तो हम कहेंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, या तो आपका भारत में जन्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका भारत में जन्म, यानी अगर आपका भारत में जन्म है, ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। कब, 26 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होते समय। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को अगर आप भारत में पैदा हो रहे हैं तो आप क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, आपके माता या पिता, ठीक है, कौन, आपके माता या पिता, अथवा आपके दादा या दादी, मतलब आप ये याद रख लीजिए अभी, आपके माता या पिता में से कोई भी अगर भारत में जन्मा हो तो आप क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे आप, माता पिता। देखिए जैसे तो पहला तो क्या हो सकता है, आपका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, कब, संविधान लागू होने से पहले। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जन्म से ही भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। दूसरा क्या होता है, आपके माता या पिता में से कोई भी अगर भारतीय नागरिक है, या तो माता या पिता। ठीक है, अभी माता और पिता ही आएगा, दादा दादी वाला भी बताता हूँ, उनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो आप क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। या संविधान लागू होते समय, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इससे 5 वर्ष पूर्व से अगर आप भारत में रह रहे हैं, कितना, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से अगर आप भारत में निवास कर रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान लागू होते समय 3 कंडीशनों में अगर कोई एक कंडीशन फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। पहली बात क्या है, जन्म, यानी संविधान लागू होने से पहले अगर उसका भारत में जन्म हुआ तो भारतीय क्या होगा, नागरिक। उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक। अब इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल 2 को समझना, ये वाला समझना। दूसरा पॉइंट देखो, हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, स्वतंत्र हो रहे थे, तो बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में एक्टिविटीज़ कर रहे थे, आपको पता होगा, चाहे सैन फ्रांसिस्को में कहो, चाहे लंदन हाउस में कहो, या अलग अलग जगह क्या हुआ, शिकागो वगैरह, मतलब आपके जो जापान वगैरह के इलाके हैं, सिंगापुर के इलाके में हैं, तो बहुत सी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ भारतीयों ने क्या की थी, अंग्रेज़ों की तरफ से अलग अलग देशों में लड़ी थी या अंग्रेज़ों की ओर से अलग अलग देशों में थी। अब बताओ, वो लोग दूसरे देश में गए हैं, अगर वहाँ उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा। बाई चांस लाला हरदयाल अगर कहीं चले गए, लाला हरदयाल तो थे नहीं उस समय, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रांतिकारी या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी समझते हो, अगर वो दूसरे देश में है, अगर वहाँ उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा उसका बच्चा। तो उसी प्रावधान को ये कर दिया, माता या पिता में से अगर एक भारतीय है तो आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। इसका मतलब राष्ट्रवाद का आंदोलन चल रहा था, एक आदमी सैन फ्रांसिस्को में गया है या लंदन में गया है, वहाँ उसका क्या हो जाता है, बच्चा हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है उसकी वाइफ की, तो अगर वहाँ बच्चा होता है तो वो माता या पिता में से एक आदमी भी अगर भारत का था तो उसका बच्चा भी क्या होगा, भारतीय होगा। तीसरा, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से अगर वो भारत में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अब ये क्या था, एनी बेसेंट का एग्जाम्पल याद कीजिए। एनी बेसेंट तो इतने लंबे समय तक भारत में रही, यानी कई अंग्रेज भी ऐसे थे, ब्रिटिश थे, जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। आप देखते होंगे बाद में एंग्लो इंडियन सुनते होंगे आप, ये एंग्लो इंडियन यहाँ भी
विधानसभा बनाई, ये लंबे समय से अगर वहाँ रह रहे थे भारत में, तो 5 वर्ष पूर्व से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भी आप भारत के क्या हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। ये तो क्या था, आर्टिकल 5 का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 6 और 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 6 ऐसे लोगों का प्रावधान करता है जो क्या करते हैं, पाकिस्तान से इंडिया को आते हैं, यानी भारत का विभाजन हुआ और कुछ लोग पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, पाकिस्तान से उनका प्रव्रजन होता है कहाँ की ओर, भारत की ओर। यानी आर्टिकल 6 आपको सिर्फ इतना याद रखना, आर्टिकल 6 उन लोगों का प्रावधान करता था जो पाकिस्तान से होते भारत की ओर आए, यानी विभाजन हुआ, आधे पाकिस्तान में गए आधे इंडिया में, लेकिन बाद में कुछ लोग चाहते कि पाकिस्तान से हम इंडिया में आए, तो इन लोगों का प्रावधान करता है। इन लोगों ने इसमें क्या किया, एक डेट निश्चित की, वो डेट थी 19 जुलाई 1948। ठीक है, या तो इससे पहले, यानी अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक। मतलब भारत के नागरिक बनने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं, वो नेचुरली मतलब भारत का नागरिक बन गया अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो पाकिस्तान से, या 19 जुलाई 1948 के अगर वो बाद भारत में आया, यानी 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आया है तो उसको क्या करना होगा, एक परमिट लाना होगा। परमिट का मतलब एक प्रकार का पास, जैसे पाकिस्तान से वो भारत में आ रहा है, वो लिखवा देगा कि मैं पाकिस्तान से भारत में जा रहा हूँ, यानी परमिट मिल गई। यानी भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो यहाँ किसी सक्षम अधिकारी से लिखवा लेगा कि मैं भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आ रहा है तो परमिट लेके आएगा कि मैं भारत का नागरिक बनना चाह रहा हूँ, और 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा तो उसको नेचुरली क्या कर देंगे, भारत का नागरिक बना देंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 6 किन लोगों का प्रावधान करता है, जो पाकिस्तान से भारत की ओर आए थे। ठीक है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। अगला देखो, देखिए जो ये परमिट वाला बता रहा हूँ अनुच्छेद 6 में, इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे भारत की ओर आए आप 19 जुलाई 1948 इससे पहले या बाद में, आपको याद रखना होगा ये जो व्यक्ति है इसके दादा या माता पिता, क्या याद रखना है आपको, देखो माता ओब्लिक पिता या इसके दादा दादी। ठीक है, दादा दादी, ये क्या होना चाहिए, अविभाजित भारत में पैदा होने चाहिए। यानी जो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अगर वो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो वो क्या कर सकता है ऐसा व्यक्ति, परमिट 19 जुलाई 1947 से पहले आ रहा है तो 48 से पहले आ रहा है तो ऐसे आ जाएगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो परमिट लेके भारत में आएगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और उसको यहाँ 6 महीने बिताने होंगे। ठीक है, यानी 6 महीने वो भारत में रह रहा है तो उसको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ये तो आर्टिकल 6 था। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है वो देखिए, अब क्या कहेगा आर्टिकल 7। ठीक है, आर्टिकल 7 में भी इसी प्रकार के कुछ प्रावधान हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाता है, पहले वहाँ तो क्या था 6 में पाकिस्तान से इंडिया की ओर प्रव्रजन करता है, 7 में क्या है, इंडिया से पाकिस्तान जाता है, फिर कुछ समय बाद यार उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, या यहाँ ऐसा ही माहौल है, पाकिस्तान से पुनः वो क्या आ जाता है इंडिया, क्योंकि जब वो पाकिस्तान उस समय की कंडीशन क्या थी, खुद सोचो कितने दंगे हुए थे, कितनी मारकाट हुई थी, हो सकता है कि किसी का रिश्तेदार उस साइड छूट गया हो, उसने कहा मैं भी वहीं चले जाता हूँ, लेकिन वहाँ के हालात देखे रहने लायक नहीं थे, वो इंडिया से पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन करता है, बाद में पाकिस्तान से फिर इंडिया आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल 7 करता है। इसके लिए जो डेट है वो है 1 मार्च 1947। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से पहले तो गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से कहाँ गया वो इंडिया, और उसकी डेट क्या थी 1 मार्च 1947। ठीक है, इसके बाद अगर वो इंडिया में आ जाता है तो मतलब वो क्या कर सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, यहाँ पे पंजीकरण करेगा और 6 माह बाद उसको भारत का क्या कर सकते हैं, नागरिक बना सकते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना आर्टिकल 6 और 7 पे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 6 में क्या है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, और 7 में क्या है जो भारत से पाकिस्तान गए फिर भारत में दोबारा आ जाते हैं। यानी आप कहोगे कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता वाली बात। ठीक है, आर्टिकल 7 इतना ही है। अब देखिए आर्टिकल 8। ठीक है, आपको अभी जो 1955 का नागरिकता अधिनियम बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, आर्टिकल 8 किन चीज़ों का प्रावधान करता है, भारतीय मूल के कोई भी व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हों,
यानी ऐसा व्यक्ति जो उसका मूल तो भारत में हो लेकिन वो विदेश में रह रहा हो और उसके जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तो वो भी क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब वही वाला एग्जाम्पल याद रखना है आपको, यानी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, विदेशी के इलाके में आप रहे, विदेश वाली जगह, और आप कहीं ना कहीं आपका ओरिजिन इंडिया से है, तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 8 कहता है। इसमें कैसे आप समझोगे, वही वाली बात, जैसे देखो कोई डॉक्टर है उस टाइम पे या कोई इंजीनियर साहब हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, विदेशों में सेवा देते हैं, या कोई क्रांतिकारी एक्टिविटी करने के लिए पहले से गया था, ठीक है, 1942 1940, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सारे उपबंध तब के हैं जब संविधान लागू हुआ था। फ्यूचर क्या होगा इसमें नहीं बताया गया था, ठीक है। ये लोग कहाँ गए थे, विदेशों में गए थे। अब वहाँ इनका बच्चा हो गया, यानी इनकी कोई औलाद होगी, अगर ये बच्चा होता है तो ये भारत का नागरिक होगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं क्या थे, भारतीय मूल के थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, या इनके माता पिता या दादा दादी जो भी था अविभाजित भारत के हिस्सा थे, तो वो आर्टिकल 8 के तहत ऐसे लोग भी क्या होंगे, भारत के नागरिक। यानी आपको ओवरऑल अभी तक कितना याद रखना है, सिंपल सा रखना है। 5 में क्या कहा गया, संविधान लागू होते समय कौन भारत का नागरिक हुआ। 6 में क्या कहा गया, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता की कंडीशन। 7 में क्या कहा गया, भारत से पहले पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत, ठीक है। और 8 में क्या कहा गया है, जो ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हो लेकिन उनका मूल भारत में हो, तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 6 और 7 को ज़्यादा ध्यान मत देखना, ये तब की कंडीशन का है, 1947 1948, जब देश में स्थिति ऐसी थी, कोई भारत से पाकिस्तान आ रहा था, पाकिस्तान से भारत आ रहा था, तो नागरिक किसको माने किसको ना माने, इसलिए ज़्यादा आपके एग्जाम में भी नहीं पूछता है, ठीक है। आपको खाली मोटा मोटा हाईलाइट दिमाग में डालना है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 9, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी राज्य की नागरिकता एक्सेप्ट करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो दूसरे राज्य की नागरिकता एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ से उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, नॉर्मल सी बात है। बताओ खुद ही स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी यहाँ की नागरिकता तो समाप्त हो ही जाएगी, ठीक है। यानी आर्टिकल 9 क्या है, विदेशी राज्य की अगर आप नागरिकता ले रहे हैं, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, तो आपकी इस देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब क्या आता है आर्टिकल 10, ठीक। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता से संबंधित अधिकार, यानी इसका ये मतलब है, आप देखो भारत के नागरिक हो बाई चांस, ठीक है, तब तक आप भारत के नागरिक के तहत सारे अधिकार मिलेंगे जब तक उस पर अन्यथा की कंडीशन ना लगे, ठीक है। अन्यथा यानी आपको सारे अधिकार मिलेंगे, अन्यथा का मतलब लिख लीजिए गलत, ठीक है। यानी आपको सारे नागरिक के अधिकार मिलेंगे अनुच्छेद 10 के तहत जब तक आप पे अन्यथा की कंडीशन ना लगे, यानी आपने कोई गलत काम नहीं किया हो। इंडिया चाइना युद्ध हो रहा है और आप वहाँ चाइना का समर्थन कर रहे हैं, चाइना के पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसी केस में आपकी नागरिकता के अधिकारों को छीन लिया जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। नॉर्मली आपको आर्टिकल 10 के तहत वो अधिकार सब मिलेंगे जो आपको एक नागरिक होने के दृष्टिगत मिलते हैं, जब तक कि अन्यथा वाली कंडीशन न हो। यानी आप विदेशी शत्रु राज्य के साथ जाके या देशद्रोह का काम करके ऐसे काम न करें जिससे आपकी नागरिकता को छीनी जा सके, वो आर्टिकल 10 में, ठीक है। और अंतिम आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाना, उनको लागू करना, ये सारे अधिकार किसको होंगे, संसद को। याद रखना, भारत में नागरिकता अगर आपसे पूछता है बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है, ठीक है। संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी, किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है संसद तय करेगी, नागरिकता किससे छीनी जानी है, ये सारे इससे संबंधित सारे कानून क्या है, संसद के पास हैं, ठीक है। यानी किसको नागरिकता, कैसे नागरिकता, ये सब काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। आपको अच्छा आपको ये पता होना चाहिए 5 से 11 तक, ये तो कहते हैं संवैधानिक प्रावधान। और ये कब के हैं, जब हमारा देश लागू मतलब संविधान लागू हुआ था, स्टार्टिंग कंडीशन की। मेन चीज इस आर्टिकल 11 को देखते हुए जो संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि संविधान निर्माता को उस टाइम उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम करना था जब देश का विभाजन हुआ था, थोड़े दंगे हो रहे थे, उस समय देखना था कौन नागरिक बनेगा कौन नहीं। फ्यूचर में उसने संसद से कह दिया कि कैसे आप डिसाइड करोगे किसको आपको नागरिकता देनी है, क्या आपके यहाँ कानून है, आप ये बनाओगे। इसी प्रावधान को, इसी आर्टिकल 11 के तहत संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में, हम उसको देखते हैं। देखिए आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए पहला जो कानून आता है वो आता है नागरिकता अधिनियम 1955। इसको ढंग से पढ़ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक। ये क्या था, 1955 में संसद ने कानून लाया। अब देखिए इस कानून में अगर आपसे पूछता है
जो संसद ने नागरिकता से संबंधित पहला कानून कब बनाया, आप क्या कहोगे, 1955 में, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें संशोधन हुए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो संसद ने इसमें अलग अलग टाइम पे संशोधन किया, जैसे 1986 में इसमें थोड़ा बहुत क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। एक उसके बाद कब किया, 1992, अगला 2003, अगला 2005, और उसके बाद हल्का फुल्का 2015 और 2019 में, मतलब जो ये भी बताऊंगा, ये अलग से सेक्शन हमारा होगा जो, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, वो अलग से जो मतलब आपका जो हल्ला मतलब सीए वगैरह का जो कानून था वो अलग टॉपिक होगा, ठीक है। यानी संसद ने इसमें समय समय पे क्या किए, परिवर्तन किए। यानी अगर आपसे पूछता है कि नागरिकता देने या छीनने का सबसे पहला और विस्तृत कानून कौन था, वो था नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संविधान में लिखा गया है, वो उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था बस, ठीक है। भारत में कौन आए, पाकिस्तान को कौन गए, विदेशों में कौन है, उनकी नागरिकता, लेकिन क्या कंडीशंस होंगी नागरिकता बनाने के लिए, नागरिक वगैरह, ये सब कौन करता है, संसद को तय करने का अधिकार। और इसलिए पहला विस्तृत कानून नागरिक बनाने का और नागरिकता छीनने का वो था 1955 का अधिनियम, ठीक है। अब पहला फैक्ट है, इस अधिनियम के तहत भारत में 5 प्रकार से किसी को नागरिकता दी जा सकती है। पहला क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा 1955 का एक्ट पेश करने का कितने प्रकार से भारत में किसी व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है, 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है। अब देखिए, पहला जो प्रकार, हंसी भी आती रहेगी आपको, ठीक, जन्म के आधार पे, ठीक। पहला जो क्या है, आधार, जन्म के आधार पे। इस जन्म के आधार पे क्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए, किसी को भी, अभी बताता हूँ, ठीक है, क्या कमी थी, क्या हुआ था, ऐसे ही लिखना, किसी को भी, ठीक। अब देखिए हुआ क्या, और यहाँ इम्प्लाइज करके लिख लेना आप, जो संशोधन हुए हैं इसमें, वो कौन सा संशोधन था, 1986, इसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, ठीक है। अब जन्म के आधार पे का मतलब है किसी को भी, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें 1986 से संशोधन हुआ है, ठीक। अभी बताता हूँ क्या संशोधन था, देखिए क्या हुआ था। अब संसद ने 1955 में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें यह कहा गया, जन्म के आधार पे भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिक बन सकता है। अब कितना वाहिदा कानून था, कितना बकवास इस चीज़ को जोड़ा। अब आपको मैं समझाता हूँ क्या किया संसद ने। संसद ने क्या किया, जन्म के आधार पे नागरिक, ठीक, और कौन नागरिक, किसी को भी। अब आप बताइए, ब्रिटेन से कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ ताजमहल देखने आती है, वहाँ उसकी डिलीवरी हो जाती है, यानी उसका बच्चा हो जाता है, क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा था, किसी को भी, यानी कोई भी जो भारत में पैदा हो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब बताइए कैसा, मतलब ये आंख बंद करके बनाया, किस बेस पे बनाया कानून, ये मैं भी नहीं समझ सका। आप समझेंगे तो आप बता देना, अगर आपको सही लगता है ये कानून, तो मैं नहीं जानता, ठीक है। कोई भी इंसान, पाकिस्तान से कोई यहाँ आया, मतलब वो, ठीक है, 4-5, वहाँ तो पता है आपको बहु विवाह, मतलब कितनी ज़्यादा शादियाँ करते हैं, और यहाँ पे आया, यहाँ उसका बच्चा हो गया, तो भारत की जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी थी, ठीक है। खुद देखिए, जन्म के आधार पे, और साथ में क्या था, किसी को भी नागरिक बना दिया जाता था, ठीक, जो भारत में पैदा हो। अब विदेश से घूमने आए, यहाँ भारत में बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो उसको भारत का नागरिक बना देंगे। बताइए कितना वाहिदा कानून, कितना बकवास कानून था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, संसद को कुछ होश आई, और 1986 में उसने क्या कर दिया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया, यानी संशोधन कर दिया, क्योंकि ये लगा कि यार कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर रहे हैं। कोई भी भारत में, ऐसे तो विदेश से आ रहे हैं, बच्चा पैदा हो जा रहा है, भारत का नागरिक हो जाएगा, ऐसे तो भारत की जनसंख्या कहाँ पहुँचा देंगे, खुद सोचो। तो 1986 में इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, और कंडीशन क्या लगा दी, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी था, ठीक है। क्या कर दिया, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। 1986 में इसी में संशोधन कर दिया, जो जन्म के आधार पे। अब नहीं है कोई भी नागरिक, अब जो भारत में मतलब बाहर से आया, उसका बच्चा हो गया और वो भारत का नागरिक हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। अब बाद में देखेंगे कि जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, लोगों ने हल्ला किया माता या पिता में से, तो बाद में क्या कर दिया इन लोगों ने, दोनों को इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ,
2003 में फिर से इसमें समझौता किया, मतलब एक संशोधन किया गया इसी वाले जन्म के आधार पे। ठीक, यहाँ तो क्या हो रहा था, पहले स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, जन्म भारत में होगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा। फिर कहा जब कमी महसूस हुई, जब फील किया तो ये कंडीशन लगा दी, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वो बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। जब ये सब हो रहा था तो अब फिर दिक्कत आ जाती। क्या दिक्कत आ रही थी, अब बताइए, क्या कहाँ से यहाँ भारत में आते हैं। बाई चांस कश्मीर में कोई वीज़ा बना के आ गया, 6 महीने का डॉक्यूमेंट बना के आ गया कि मैं भारत में एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, या कहीं दूसरे देश से आ गया और ये कहता है कि भारत में 6 महीने की शिक्षा लेने के लिए भारत जा रहा हूँ, और यहाँ किसी के साथ उसकी सेटिंग होगी और बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा हो गया तो वो भी तो भारत का नागरिक हो जाएगा। क्योंकि अगर महिला माता यहाँ भारत की है, पिता दूसरी जगह का है, तो इसमें तो गड़बड़ होगी। ठीक है, आ रहे हो आप शिक्षा लेने, जा रहे हो यहाँ से बाप बन के, तो ये भी क्या था, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। इसी चीज़ को 2003 में क्या किया गया, संशोधित किया गया या अमेंडमेंट किया गया। 2003 से ये कहा गया माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक होंगे, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक होंगे, तब वो जो है जन्म के आधार पे बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और ये जो माता पिता होंगे वो ऐसे ही नहीं कि 6 महीने के लिए भारत आए या 1 साल के लिए, उनके पास कोई ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म पे क्या करे, काम करे। ठीक है, ये चीज़ थी। तो इसमें जन्म के आधार पर भारत में नागरिक हो सकते हैं, और उसमें 1986 में संशोधन करके ये कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। जो कमी थी वो मैंने आपको बताया, 2003 में क्या कर दिया, माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी कर दिया। ठीक है, पहला तो क्या था, जन्म के आधार पे। दूसरा क्या है, वंश के आधार पे। क्या था, वंश के आधार पे। दूसरी प्रकार जो नागरिकता है दूसरे प्रकार से वो ले सकते हैं आप वंश के आधार पे। इसमें भी क्या था, यहां देखना, सिर्फ पिता जोड़ा था, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसका पिता जो है वो नागरिक है, वो भारत का, तो उसका वंश पूरा क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। अब जैसे हम लोग हैं, आपकी पीढ़ी, हमारी सारी पीढ़ियाँ, हमारे एक आध पीढ़ी पहले के सब लोग क्या थे, वंश के आधार पे, क्योंकि हमारे पिता क्या थे, भारतीय नागरिक थे, इसीलिए हम भी क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब था, वहाँ जोड़ा था क्या, पिता होना चाहिए भारत का नागरिक। अब इसमें क्या था, जैसे देखिए बहुत से लोग आप लोग देखते होंगे कि विदेशों में जाते हैं, विदेशों में मतलब डिलीवरी वगैरह कराने, आपने देखा होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपका ये तैमूर अली खान का, यानी जो सैफ अली खान और जो करीना कपूर है, उनका बेबी शायद मेरे ख्याल से तैमूर है वो कहाँ, लंदन वगैरह में कहीं हुआ था। ठीक है, अगर वो लंदन में पैदा होता है तो क्या वो लंदन का नागरिक यानी ब्रिटेन का नागरिक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका वंश यानी उसका पिता कहाँ का था, भारत का क्या था, नागरिक था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पिता यानी वंश के आधार पर ज़्यादा इसमें क्या जोड़ा गया था कंडीशन, पिता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये जो कंडीशन जोड़ी गई थी, इसमें देखो कोई अगर विदेशों में किसी की डिलीवरी होती है और भारत का नागरिक है या कहीं भी है, तो उसमें क्या कहा गया, वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उसका पिता जो है उसका वंश कहाँ है, भारत का नागरिक, यानी वंशज उसके कहाँ है, भारत में, और हम सभी लोग यह है वंश के आधार पर भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। अब इसमें क्या था, दूसरी चीज़ क्या हुआ था, इसमें 1992 में एक संशोधन किया गया। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, देखो जो 1992 में वहाँ भी संशोधन किया, जो ये पिता वाला कॉन्सेप्ट था, महिलाओं का आंदोलन चला, महिलाएं वगैरह कोर्ट वगैरह जाने लगी, बोला ऐसा कैसे होगा कि पिता ही पिता नागरिक। ठीक है, हम माता को भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ये कहने लगी कि हाँ, अगर किसी की माता भारतीय है तो बच्चा बाहर पैदा हो रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, सानिया मिर्ज़ा और क्या है उसके हस्बैंड का, शोएब मलिक। ठीक है, अब बताइए, सानिया मिर्ज़ा तो आपको पता है कि भारतीय नागरिक है, शोएब मलिक कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अब ये सानिया मिर्ज़ा का अगर बच्चा होता है वो कहाँ होगा, भारत में होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत के नागरिक है तो भारत का ही तो होगा। तो यहाँ तो कंडीशन थी वंश के आधार पर पिता तो है ही नहीं यहाँ का, शोएब मलिक तो कहाँ, पाकिस्तान का है, माता यहाँ है। तो इस चीज़ का जो मतलब वो ड्रॉबैक था, इसको 1992 में अमेंडमेंट करके दोनों के लिए लगा दिया। ठीक है, वंश के आधार पर चाहे माता हो या पिता हो, मतलब इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिक, उनका बच्चा भारतीय नागरिक होगा। वरना अभी देखो सानिया मिर्ज़ा का बच्चा होगा तो वो पाकिस्तान का नागरिक बनाना पड़ेगा उसको, भारत का नागरिक वो बन ही नहीं पाता। तो अब जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है, क्योंकि माता और पिता दोनों को कंडीशन जोड़ी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देखो पंजीकरण के आधार पे। क्या है, पंजीकरण, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, आप भारत में रह रहे हैं, लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, आपको यहाँ अच्छा लगने लगा, आप यहाँ के माहौल में ढल गए, आपने
3-4 साल 5 साल यहाँ रहे, कोई महिला पसंद आ गई या किसी महिला को कोई पुरुष पसंद आ गया, उन लोगों ने आपस में शादी वगैरह कर ली, विवाह वगैरह कर दिया, और विवाह करने के बाद वो 7 साल तक भारत में लगभग कम से कम, वर्तमान अपडेट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में आपका, भारत में पंजीकरण के आधार पर नागरिक बनने के लिए आपको कितने समय रहना होगा? 7 साल। ठीक है, यानी आपने कहीं यहाँ पे रहे, यहाँ अच्छा लगा, विवाह वगैरह जो भी किया, 7 साल तक आप भारत में रहे, ये कंडीशन है कि कम से कम आपको 7 साल रहना चाहिए। जब आप 7 साल रह रहे तो आप क्वालिफाइड हो गए मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब ये नहीं कि 7 साल रहेगी कि आपको भारत का नागरिक मिल जाएगा। अब आपके काम अच्छे नहीं हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री सही नहीं है, तो ऐसी नहीं मिलेगी नागरिकता। 7 साल आपकी सिर्फ एक प्रकार की क्वालिफिकेशन है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद सरकार पर डिपेंड करते हैं कि आपको नागरिकता दे या न दे। ठीक है, तो ये जो सरकार है ये मेनली गृह मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, कौन है? गृह मंत्रालय। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जो भारत में नागरिकता से संबंधित जो मसौदे बनाता है या विधेयक वगैरह, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। मतलब ठीक है, जो नागरिकता जो सब्जेक्ट है वो गृह मंत्रालय देखता है भारत सरकार का। तो आप 7 साल अगर यहाँ पे भारत में रह रहे हैं तो आप पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये था तीसरे आधार पे। और इसमें याद रखना, गृह मंत्रालय मतलब नागरिकता से संबंधित जो चीज़ें होती है गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। ठीक है, ये है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अगला देखिए चौथा प्रकार, ये है देशीकरण। ठीक है, अब याद रखना भारत में क्या होता है, जो नागरिक, अगर कोई नागरिक है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो जन्म के आधार पे भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, देशीकरण के आधार पे। इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरलाइजेशन। ठीक, यानी भारत में जो देशीकरण है इसके आधार पे कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप जाएंगे वहाँ सिर्फ जन्म के आधार पे आपको नागरिक मतलब राष्ट्रपति बनाया जा सकता है कि आप वहाँ जन्मे होने से। देशीकरण के आधार पर आपको नागरिक नहीं बनाया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ देशीकरण क्या होता है। देखिए, आप लोग अलग अलग जगह से होंगे, आप जैसे वीडियो, अगर आप बताइए एक जगह आप हम लोकल कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, कोई सपोज पौड़ी का है, यानी उसको पौड़ी का माहौल बहुत अच्छा लगा, 10-12 साल वहीं रहा, लेकिन अचानक से वो 7-8 साल किसी दूसरी जगह चले जाता है तो वहाँ के माहौल में ढल जाता है, वहाँ का कल्चर सीखता है, वहाँ उसको अच्छा लगना जाता है। तो वहाँ का क्या हो गया, लोकल जो भी है, लोकल मतलब उसका वहाँ जिस इलाके में वो करण हो गया उसका। ठीक है, यानी आप पिथौरागढ़ जा रहे हैं, पिथौरागढ़ करण हो गया आपका, कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो देशीकरण मतलब आप देसी माहौल में ढल गए, आप कहीं दूसरी जगह से आए और आपको यहाँ अच्छा लगने लग गया और यहाँ अच्छा लगने लग गया, तो आप यहाँ के माहौल में ढलने लगे, यानी आपका देशीकरण हो गया। ठीक है, तो उस आधार पे जो नागरिकता मिलती है वो भी है। इसके लिए क्या कंडीशन है, आपको 10 साल भारत में रहने होंगे। क्या होने चाहिए? 10 साल आपको भारत में रहना होना चाहिए। दूसरा, संविधान की जो अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, उनमें से किसी न किसी एक भाषा का आपको अच्छे खासे रूप में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी 10 साल रहे आप, 22 भाषाओं में से जो संविधान की है उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, कला विज्ञान वगैरह किसी क्षेत्र में, मतलब कोई सामाजिक क्षेत्र, कला संस्कृति, इनमें आपको क्या होना चाहिए, अगर आप निपुण हैं तो हर कोई चाहेगा कि यार एक कलाकार मेरे देश में आए, एक साइंटिस्ट मेरे देश में आए, हर कोई चाहता है। ठीक है, आप 10-12 साल यहाँ रहे, खुद ही सोचिए, अब 10 साल में तो कोई भी आदमी समझ जाएगा इतना टाइम तो होना ही चाहिए आपको यहाँ के माहौल में ढलने के लिए, इतना टाइम नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो 10 साल तक आपको यहाँ पे रहना चाहिए, तब उसका आपका देशीकरण माना जाएगा कि आप हाँ यहाँ की चीज़ों को सीख रहे हैं, यहाँ के प्रति आपकी निष्ठा है, इस दौरान आपकी कुछ गलत काम नहीं होने चाहिए। जब आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं यानी आपका देशीकरण हो गया। ठीक है, तो इतना टाइम है, तो इसके आधार पर आप भारत के क्या बन सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये तो था चौथा प्रकार। और अंतिम प्रकार क्या है, जो अंतिम जो पांचवा प्रकार है। ठीक है, देशीकरण भी हो गया और अंतिम प्रकार जो होता है अब वो जो है अर्जन के आधार पे। ठीक है, यानी अर्जन, यानी कोई लैंड भारत सरकार ने अर्जित कर रखा है, अर्जन या अर्जित। आपको ये पता होना चाहिए इन 5 प्रकारों से भारत में क्या हो सकती है, नागरिकता मिलती है। अर्जन या अर्जित, यानी अगर भारत पाकिस्तान के किसी इलाके को कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो भारत के ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, भारत ने जब सिक्किम को मिलाया था, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था 1975 में। ठीक है, 1975 में इस सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया था तो यहाँ के माने भारत सरकार ने अर्जित किया उस इलाके को, यहाँ के लोग खुद ही भारत के क्या बन गए, नागरिक बन गए। तो ये 5 प्रकार से भारत के क्या बनते हैं, नागरिक बनते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, मतलब लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
नागरिकता की लास्ट चीज आती है नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता को छीनना। ठीक है, नागरिकता भारत में कैसे खत्म। ठीक है, भारत में देखिए 3 प्रकार से नागरिकता में बेसिकली क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है किसी की भी। पहला क्या है, त्याग, यानी अगर किसी ने ये खुद ही नागरिकता त्याग दी, भारत की स्वेच्छा से ये कहता है कि मैं भारत की नागरिकता त्यागना चाहता हूँ, ठीक है, तो भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगी जो भी है। ठीक है, यानी त्याग के उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, बर्खास्त करना। भारत सरकार किसी की नागरिकता को बर्खास्त भी कर सकती है। वो कैसे करेगी, अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो वो खुद ही भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी। ठीक है, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक, तीसरा क्या है, वंचित है। वंचित मतलब भारत सरकार क्या कर सकती है, किसी की नागरिकता को उससे वंचित कर सकती है। जैसे वो किसी युद्ध वगैरह के काम में संलिप्त हो या गलत तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा रखे हो, इस प्रकार से जो उसने काम किए हैं इन आधारों पर भारत में नागरिकता के उसको क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ठीक है, यानी त्यागना, बर्खास्त करना और वंचित करना, इन 3 आधारों पर भारत से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ आपका नागरिकता वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आप लोगों को जो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन से हमने नागरिकता वाला पोर्शन लिया है, 1, दूसरा एकल नागरिकता है 2, भाग 2 में है 3, 5 से 11 आर्टिकल में है 4, 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, 1 से जन्म वगैरह। 1955 में पहली बार नागरिकता से संबंधित अधिनियम आया था और 1986 में इसमें पहली बार क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट याद होने चाहिए, आपका नागरिकता से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।